तो हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। है ना। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी में सबसे पहले हम मतलब बड़े बड़े जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको कवर करेंगे। और उसके बाद फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम जाएंगे हमारा जो इंडिया है उसके ऊपर, क्योंकि आप देखोगे हमारी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके अंदर आपका 99.9% सिलेबस रहता है कहाँ पे, किसके चारों तरफ घूमता है, वो घूमता है हमारे इंडिया के चारों तरफ। ठीक है। तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ज्योग्राफी को। तो आज जो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो होगा हमारा सोलर सिस्टम, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है। ये होगा हमारा चैप्टर 1। तो टॉपिक वाइज हम आगे कवर करेंगे। तो चलो अब मैं आपको आज पढ़ाऊंगा पीडीएफ से। है ना। तो पीडीएफ मैं आप लोगों को पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे दिखेगी और फिर हम उसी से आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, आप लोगों को आई होप सबको पीडीएफ शो हो रही होगी। है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, यूनिवर्स। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये पूरा यूनिवर्स ही तो है ना। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, मतलब इसके अंदर कि देखो, हमारा यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है हमारा यूनिवर्स। है ना। यूनिवर्स को पूरा हिंदी में हम इसको कहते हैं ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड है हमारा। इसके बाद अगर आप जाओगे तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे छोटी छोटी गैलेक्सीज। ठीक है। यूनिवर्स के अंदर क्या है, गैलेक्सीज हैं। और गैलेक्सीज के भी आप अंदर जाओगे तो गैलेक्सीज के अंदर क्या है, गैलेक्सीज हमारी बिलियंस ऑफ स्टार से मिलके बनी है। बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है। अब बिलियंस ऑफ स्टार्स, अब हर एक स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम है। अगर मैं बात करता हूं, एक स्टार को पकड़ लेता हूं, वैसे तो गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन अगर एक स्टार की मैं बात करूं उसके अंदर क्या होता है, एक खुद का सोलर सिस्टम होता है। ठीक है। सपोज करो ये स्टार है। ठीक है। ये चमक रहा है। और क्या होता है जब स्टार चमक रहा है, तो इसके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स इसके रिवॉल्व घूम रहे हैं, है ना, इसका रेवोल्यूशन कर रहे हैं, तो वो इसके सोलर सिस्टम का पार्ट माना जाता है। जैसे कि इसके अंदर प्लैनेट्स हो सकते हैं। है ना। प्लैनेट्स के साथ साथ एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स के साथ साथ मिटेओर्स हो सकते हैं। है ना। और भी काफी चीजें होती हैं, डॉर्फ प्लैनेट हो सकते हैं, तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं। इन सबको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं हमारे सन का। सपोज करो हमारा सन है, ये है हमारा सन। ठीक है। अब हमारे सन के अंदर क्या है, प्लैनेट्स है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। बहुत सारे कितने, 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। है ना। अब 8 प्लैनेट्स हैं और ये सारे क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। है ना। तो ये हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है, हमारे सन के सोलर सिस्टम के पार्ट है। और प्लैनेट्स के अलावा काफी एस्ट्रॉइड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको मेटेओर्स भी मिलेंगे, मेटेरॉइड्स भी मिलेंगे। है ना। इसके अलावा कॉमेट्स भी मिलेंगे और डॉर्फ प्लैनेट भी मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ये सारे हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको देखना है तो यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर हमारा गैलेक्सीज है। गैलेक्सीज के बाद गैलेक्सी के अंदर क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है, और हर एक स्टार का अपना सोलर सिस्टम है। ऐसे सभी सभी स्टार्स है, सभी स्टार्स का सोलर सिस्टम है। ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगाओ कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। और हम देखो, हम जो कहते हैं दुनिया, सन है, सन के बाद आप देखोगे 8 प्लैनेट्स हैं, है ना, मरकरी वीनस अर्थ। हम सिर्फ इस अर्थ पे रहते हैं। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, देखो, हम सिर्फ इस वाले अर्थ पे रहते हैं। अगर हम सिर्फ एक प्लेनेट अर्थ पे रह रहे हैं, हम इसी को दुनिया मानते हैं। और सोचो ऐसे तो बिलियंस ऑफ स्टार्स है हमारे पूरे यूनिवर्स में, है ना। और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और तो हो सकता है कि हर कि और भी ऐसे स्टार्स हों जिनके पास किसी एक प्लेनेट के पास लाइफ हो। जैसे हमारे सन के पास एक प्लेनेट है अर्थ, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि और भी कितने सारे स्टार्स हैं, उनमें से किसी एक के प्लेनेट के पास लाइफ हो, या, है ना, तो जिसको हम कहते हैं एलियंस कहते हैं, कि मतलब दूसरी दुनिया से आए हुए लोग। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, होने को तो सब कुछ हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और इसलिए मैंने बताया था। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं आज यूनिवर्स की। और यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स हमारा जो भी एम्प्टी स्पेस है ना, हमारा पूरी ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। अब देखो एक बार डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं हम। देखो, अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है, द वास्ट स्पेस, है ना, द वास्ट स्पेस सराउंडिंग अस इज कॉल्ड यूनिवर्स। है ना। हमारे चारों तरफ जो भी खाली जगह है वो सारा क्या है, यूनिवर्स है। और ये सारा क्या है, एम्प्टी है, पूरा का पूरा एम्प्टी है। ठीक है। मोस्टली एम्प्टी है, इसके अंदर हमें प्लैनेट्स मिलेंगे, गैलेक्सीज मिलेंगी, स्टार्स मिलेंगे, और आपको छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं जिनको।
ये सारी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिवर्स। और यूनिवर्स में पूरा अंधकार है। और जो आप देखोगे स्टार्स, देखोगे आप, लाइट कहाँ पे है? लाइट सिर्फ स्टार्स में ही तो है। स्टार्स क्या है? देखो, स्टार्स होते हैं और एक होते हैं प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स में यही डिफरेंस होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं ये भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं और स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। लेकिन स्टार्स के पास खुद की हीट प्लस लाइट होती है। ठीक है, हीट एंड लाइट होती है। स्टार्स के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा होता है जिसकी वजह से हीट और लाइट निकलती है, उसको हम आगे देखेंगे। जितने भी स्टार्स हैं सब, जैसे हमारा सन ले लो आप, ठीक है, और एक प्लेनेट ले लो हमारा अर्थ। क्या हमारे अर्थ के पास खुद की हीट और लाइट है? नहीं है। कैसे चमकता है हमारा? हम बाहर से देखेंगे स्पेस से तो हमारी अर्थ चमकती हुई दिखती है हमें। किस वजह से? वो सन की वजह से। सन क्या है? सन एक स्टार है। ठीक है, सन की वजह से चमकती हुई दिखती है हमारी अर्थ। और जो हमारे प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं, रात को हम देखेंगे चांद हमें देखने को चमकता हुआ मिलता है, वीनस हमें देखने चमकता हुआ देखने को मिलता है। तो सारे किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? सन की वजह से। सन एक स्टार है और मैंने बताया स्टार के पास खुद की हीट भी होती है और लाइट भी होती है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस चल रहा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। अब हमारा कोई यूनिवर्स है, ये कैसे बना, है ना? अब देखो, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो इसके पीछे काफी तीन तीन चार चार मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है वो तीन आपको पता होनी चाहिए। तीन कौन कौन सी हैं? एक है आपकी स्टडी स्टेट, ठीक है, और स्टडी स्टेट थ्योरी है। इसके अलावा है आपकी एक ऑस्किलेटिंग थ्योरी, जिसको ऑस्किलेटिंग थ्योरी है, ठीक है, इसको वो भी कहते हैं पल्सेटिंग थ्योरी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा थ्योरीज के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे मोस्टली एक्सेप्टेड है, मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी, वो हमें पढ़नी है। मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? वो है बिग बैंग। आपने नाम सुना होगा, इधर उधर आपने नाम सुना ही होगा बिग बैंग का। तो देखो, बिग बैंग थ्योरी है वो। ठीक है, तो यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ यही मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, कि देयर आर 3 to 4 मेजर थ्योरीज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। है ना? किसी को असलियत में तो नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, किसने बनाया, है ना? अब ये मत कहना कि भगवान ने बनाया, ये सारी चीजें हैं। हो सकता है भगवान ने बनाया, लेकिन साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर पाए अभी तक इसको, है ना? तो अब क्या है कि जो भगवान ने ये सारी चीजें बनाई हैं, और या कैसे भी बनी है, तो सब साइंटिस्ट ने अपने अपने साइंस ढूंढी, इनके पीछे लगाई, तो सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी, है ना? ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इन्हीं की वजह से बना है, या क्योंकि देखो अभी कब बना है, अगर मैं आपसे बात करूं बहुत पहले बना है। ह्यूमन तो बाद में आए हैं हम प्लैनेट्स के ऊपर, उससे पहले बन चुका है। तो सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी, साइंटिफिक थे, साइंटिस्ट थे, सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी। और उन्होंने अपनी थ्योरीज में अलग अलग रीजंस बताए, है ना? तो सबसे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, ठीक है, देखो ये रहा। द प्रोमिनेंट थ्योरी अमंग ऑल ऑफ दीज इज द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो वो दी थी हमारे साइंटिस्ट थे एक, जॉर्जेस लेमेटर ने। ठीक है, आपको इनका नाम भी याद रखना है। बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बिग बैंग थ्योरी किन्होंने दी थी, तो जॉर्जेस लेमेटर ने दी थी। और इन्होंने बताया कि हमारा जो पहले यूनिवर्स था, है ना, पहले क्या था? एक सिंगल डॉट था। जो भी हम देखते हैं यूनिवर्स में, स्टार्स देख रहे हैं, प्लैनेट्स देख रहे हैं, है ना, और कुछ भी देख रहे हैं, पहले एक सिंगल डॉट था। और उसकी बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी थी, हाई डेंसिटी, और मतलब बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी प्रेशर था अंदर, हीट थी, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी प्लस हीट थी, और हीट के साथ साथ प्रेशर भी था। फिर इसके अंदर क्या होता है? एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जब इसके अंदर हीट बढ़ती जाती है, हीट बढ़ती जाती है, हीट बढ़ती जाती है प्रेशर के साथ, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से आप देखोगे ब्लास्ट होता है तो सारी चीजें इधर उधर फैल जाती है ना? तो उसी से ही फिर धीरे 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 हमारी स्टार्स बने, है ना? ग्रुप ऑफ स्टार्स को हमने गैलेक्सीज कहा। और हर स्टार के पास प्लैनेट्स भी बने, है ना? कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जिनके अंदर लाइट हो पाई या न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाया। जैसे स्टार्स के अंदर मैंने आपको बताया हीट और लाइट क्यों निकल रही है, उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे। और ठीक है, ये हो रहा है। और किन्हीं किन्हीं चीजों के अंदर नहीं हो पाया ये सब, तो वो प्लैनेट्स बन गए। फिर ऐसे डॉर्फ प्लैनेट बने हमारे, और एस्ट्रॉइड्स बने, कुछ रॉक्स के टुकड़े बचे, वो एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है इसके अंदर, एक बार रीड कर लेते हैं, चलो देखो क्या लिखा है। According to this theory proposed by Georges Lemaitre, the universe is evolved from a small singularity, है ना? एक सिंपल, मैंने आपको बताया, स्मॉल छोटा सा डॉट था, एक सिंगल डॉट था, एंड देन एक्सपैंड ओवर द नेक्स्ट 13.7 बिलियन ईयर्स एंड स्टिल एक्सपेंडिंग। और क्या है?
अभी सिंगल डॉट है इसके अंदर ब्लास्ट हुआ है, जिसी को हम कहते हैं बिग बैंग। ऐसे आपको याद रखना है। देखो मैं की पॉइंट्स आपको लिंक करवा रहा हूँ कि आपको बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, कैसे इसके अंदर बिग बैंग हुआ है ना, बैंग मतलब होता है ब्लास्ट, बिग बैंग हुआ तो जिसकी वजह से सारी चीजें फैली, बहुत सारी चीजें, और उससे क्या हुआ, उससे फिर धीरे धीरे ये एक्सपैंड हुई। और ऐसा कहते हैं अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। और ये कब की बात है, कब हुआ था इसमें ब्लास्ट, तो आपको डेट भी याद रखनी है, 13.7 बिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये आपको डेट भी याद रखनी है, क्योंकि अब देखो कोई सच में इतने साल पुराना तो कोई जिंदा तो होगा नहीं। ह्यूमंस भी आप देखोगे ज्यादा पहले नहीं आए, ह्यूमंस ह्यूमंस को भी अभी कुछ ही टाइम हुआ है आए हुए। आपको लगा लो आप, ह्यूमंस का एवोल्यूशन अगर मैं आपसे कहूं तो ज्यादा 2-3 मिलियन ईयर्स, ये तो बिलियंस की बात हो रही है, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। तो सोचो कोई तो जिंदा होगा नहीं, किसी ने देखा नहीं है कि कैसे बना कैसे नहीं बना यूनिवर्स हमारा। तो ये सारी क्या है, काफी साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी है ना। तो अगर हमें लगता है कि हाँ इनकी थ्योरी थोड़ी सी वैलिड है, लग रहा है देखने में कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये साइंटिफिकली बात कर रही है थ्योरी, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं तो और भी आप देखोगे, आप पढ़ोगे ना जब, तो काफी थ्योरीज हैं अलग अलग, जो कि हमें मतलब ऐसा लगता है ऊपर से नीचे से जा रही है। तो वो सब मतलब उनको हमने ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ कुछ लोग मानते हैं कुछ कुछ नहीं। लेकिन जो मोस्टली एक्सेप्टेड है वो है हमारी बिग बैंग थ्योरी, है ना, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और इसी की वजह से बिग बैंग हुआ, और फिर एक्सपैंड हुई चीजें, है ना, यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है, जिसमें से स्टार्स निकले, गैलेक्सीज निकली, काफी सारी चीजें निकली। और उसी से हमारे देखोगे आप अभी भी एक्सपैंड हो रहे हैं, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टिल एक्सपेंडिंग, कौन सी स्टेज में है, अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। और इसी से हमारी गैलेक्सीज बनी, सोलर सिस्टम्स बने, स्टार्स बने, एस्ट्रॉइड्स बने, मेटेओर्स बने, कॉमेट्स बने, है ना। जो भी हम चीजें देखने को मिलते हैं हमारी पूरे यूनिवर्स में, वो सारी चीजें ऐसे ही बनी। ये कहती है हमारी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो चलो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो इस टाइप से एक्स में, वो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, इस टाइप से इसमें यहाँ से देखो, वो हुआ ब्लास्ट हुआ तो सारी चीजें बाहर गई, है ना, एक्सपैंड करी। अब धीरे 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 आप देख रहे हो सारी चीजें निकल निकल के जा रही है। फिर टाइम के साथ साथ जब ये ठंडी हुई, इसके अंदर हीट थी काफी, टाइम के साथ साथ जब ये सारी चीजें ठंडी हुई, तो इनके ऊपर अलग अलग तरीके की चीजें हुई, जैसे कुछ प्लैनेट्स बने, कुछ हमारे स्टार्स बने, कुछ हमारे डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डालते हैं हम इसको, डॉर्फ प्लैनेट। ठीक है, और कुछ हमारे एस्ट्रॉइड्स बने। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, रॉक्स के टुकड़े होते हैं, जो ऐसे ही आसमान में घूम रहे होते हैं, है ना, सन का चक्कर लगाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो ये सब हुए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहती है हमारी बिग बैंग थ्योरी। अब हम बात कर लेते हैं गैलेक्सी के बारे में। देखो गैलेक्सी क्या होता है, मैंने बात करी ना आपसे कि जो हमारा यूनिवर्स है, अगर हम यूनिवर्स के अंदर हम देखेंगे हमें क्या दिखेगा, ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखेंगे। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। ये आपको पता होना चाहिए, गैलेक्सी इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये देखो आपको गैलेक्सी कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, गैलेक्सी का सेंटर है, और ये चारों तरफ, है ना, देखो आप इधर फोटो में ये चारों तरफ ऐसे आपको दिखेगा। तो गैलेक्सीज भी 3 शेप की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पाइरल, इलिप्टिकल एंड इरेगुलर शेप। ठीक है, 3 शेप की हमारी गैलेक्सी होती है। और ये हम जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आगे हम डीपली पढ़ते हैं उसको, एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स में आपको इतना ही पता होना चाहिए। और ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, और हर स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम होता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा स्टार का नाम क्या है, सन है ना, तो ऐसे बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं इसके अंदर, बिलियंस ऑफ स्टार्स। और ऐसे हमारे यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, है ना, बहुत सारी गैलेक्सी। ये देखो आपको एक तो दिख रही है ये, और जो छोटी छोटी जो दिख रही है इतनी सारी, ये क्या है, ये भी गैलेक्सीज हैं, छोटी छोटी जो दिख रही हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब मैं अगर आपसे बात करूं हमारी जो गैलेक्सी है, वो कौन सी गैलेक्सी है, जैसे हमारा जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है, उस गैलेक्सी का नाम है, अवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आकाश गंगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं हमारी गैलेक्सी से सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, तो वो है हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा, ये एनाकोंडा अजीब सा नाम है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, एनोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, M31, M31 के नाम से भी जानते हैं हम एंड्रोमेडा को। एम का मतलब है मैसियर,
देखो मैंने लिखा हुआ है ऊपर भी, पहले मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप समझो, फिर मैं ऊपर रीड कर दूंगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम्स में आ जाए कि हमारे जब बिग बैंग हुआ उसके अंदर गैलेक्सी कितनी निकली या स्टार्स कितने निकले, तो देखो याद रखना बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो गैलेक्सीज निकली वो बनी 10 की पावर 11। ठीक है। और जो हमारे स्टार्स बने वो बने 10 की पावर 22। तो ये आपको फिगर याद रखनी है, अगर बाई चांस आपके एग्जाम्स में आ जाती है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम चांस होते हैं आने की, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो वही देखो मैंने आपको बताया कि द यूनिवर्स कंटेन्स 10 की पावर 11 गैलेक्सीज एंड एन इक्वल नंबर ऑफ स्टार्स इन द, इक्वल नंबर कितना स्टार्स का आप देखोगे 10 की पावर 22 स्टार्स में। ठीक है, गैलेक्सीज हमारी बड़ी है तो कम होंगी, स्टार्स बहुत सारे हैं तो ज्यादा होंगे, है ना। और गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी हमारा ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया मिल्की वे गैलेक्सी क्या है ना, द गैलेक्सी विच इज इन विच सोलर सिस्टम एग्जिट, हमारा सोलर सिस्टम है ना, सन, हमारा जो सोलर सिस्टम है हमारा सन है, प्लस में 8 प्लैनेट्स हैं, है ना। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, और ये कौन सी गैलेक्सी में है, तो मिल्की वे गैलेक्सी। और इसके अंदर 100 बिलियन स्टार्स हैं, है ना। 100 बिलियन का मतलब आप लगा लो अंदाजा कितना है, 1 बिलियन में 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन। अब 100 बिलियन है तो आप लगा सकते हो अंदाजा कितनी जीरो आएंगी। ठीक है, 11 जीरो आ गई इसके अंदर। और अब बात करते हैं एंड्रोमेडा की, मैंने बताया इसको मैसियर 31 या फिर M31 के नाम से भी जानते हैं। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके अंदर हमारी अर्थ आती है, हमारा सोलर सिस्टम आता है, इससे सबसे पास गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू अवर मिल्की वे गैलेक्सी। क्लियर है। ठीक है भाई। ठीक है, फोटो भी दिखा दी मैंने आपको, देखो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है हमें गैलेक्सी। अब हम आगे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, है ना, इनके बारे में जो पता होना चाहिए हमें। जैसे कि सीरियस, सीरियस एक स्टार है ना, ये क्या है सीरियस, सीरियस इसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं। आपने देखा होगा पूरा जो सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार है ना, पूरे यूनिवर्स में रात को हमें चमकता हुआ दिखता है सबसे ज्यादा, तो कौन सा है, सीरियस स्टार। हम इसको नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, कई जगहों पे दिख जाता है लेकिन नॉर्मली हम नहीं देख सकते, इसके लिए हमें अलग से टेलीस्कोप चाहिए होता है देखने के लिए, है ना। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, अब हमारी अर्थ है, अर्थ का, हमारी अर्थ है ना, उसके नियर, हम उसका नियरेस्ट स्टार कौन सा है, उसका नियरेस्ट स्टार है सन। लेकिन सन के बाद भी तो कोई दूसरा स्टार होगा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, तो वो आपको याद होना चाहिए, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, हमारी सन के लिए भी। पहले तो हमारी अर्थ से अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन भी दो तरीके से बनेंगे, हमारी अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो है सन। और सेकंड नंबर पे कौन सा है अर्थ से, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, और अगर सन से पूछ लिया कि सन से सबसे पास स्टार दूसरा स्टार कौन सा है, तो वो भी प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन स्टार की। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, देखो इट इज अ वेरी स्मॉल रेडियस, टिपिकली 30 किलोमीटर, बहुत छोटा स्टार होता है ना, रेडियस का होता है, और हाईली डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कौन से, अगर आ जाए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से स्टार की होती है, तो वो होती है हमारे न्यूट्रॉन स्टार की। क्लियर है। और ये ग्रेविटेशनली इसके अंदर इतनी ज्यादा, मतलब वो होती है, क्या कहते हैं कि ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये खुद ही कोलैप्स कर जाता है। तो न्यूट्रॉन स्टार आर थॉट टू फॉर्म बाय द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ द रेमिनेंट ऑफ अ मैसिव स्टार प्रोवाइडेड दैट द स्टार इज इनसफिशिएंटली मैसिव टू प्रोड्यूस अ ब्लैक होल, है ना। अब जो स्टार होता है वो मतलब ब्लैक होल नहीं बन पाता, जो ब्लैक होल होता है वो भी एक स्टार होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे ब्लैक होल क्या होता है बताऊंगा आपको। और तो याद रखो जो न्यूट्रॉन स्टार है आपको ये होना चाहिए सबसे ज्यादा डेंस स्टार होता है। और ठीक है, और काफी ज्यादा बड़ा स्टार नहीं होता, छोटा स्टार होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड मैंने आपको बताया, देखो एस्ट्रो हमारा जो यूनिवर्स है, जब यूनिवर्स बना, हाँ सॉरी हमारा जो सोलर सिस्टम है जब यूनिवर्स बना, उसके अंदर जरूरी थोड़ी सारे प्लैनेट्स ही हैं, सारे स्टार्स ही हैं, कुछ रॉक्स के टुकड़े भी होंगे बड़े बड़े, और ये साइज में हो सकता है प्लैनेट से भी बड़े हों, और हो सकता है काफी छोटे भी हों, तो ये सारे मेनली बड़े होते हैं, लेकिन स्मॉल हम कहते हैं, कंपेरेटिवली स्मॉल रहते हैं, है ना। स्मॉल क्यों, प्लैनेट से छोटे रहते हैं, लेकिन साइज में कोई कोई बड़े भी हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा एस्ट्रॉइड्स क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक्स एंड डस्ट, है ना, डस्ट पार्टिकल्स के बने रहते हैं और रॉक्स के बने रहते हैं, जो घूम रहे होते हैं हमारे सन के चारों तरफ। और ये हमें मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट है इनके बीच में। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ, ये डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको।
ठीक है, एस्ट्रॉइड्स ये हो गए हमारे, जो आपको याद रखना है एस्ट्रॉइड्स क्या है, छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े हैं जो ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और मेनली हमें कहाँ दिखते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में एक हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखती है। ठीक है, अब एक आते हैं पल्सर। पल्सर स्टार क्या होते हैं, अब देखो पल्सर क्या होते हैं, हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, है ना। न्यूट्रॉन स्टार हमने पढ़ा जिनकी बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, तो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ही हमने हमें एक और वैरायटी देखने को मिलती है पल्सर की, उसको कहते हैं पल्सर। पल्सर क्या है, हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए पल्सर के बारे में। अब देखो, ये देखो, ये आपको, ये लाइव फोटो है, पता है, ये रियल फोटो है, मतलब लाइव मतलब रियल फोटो है, ये कोई फेक फोटो नहीं है, ये असली में आपको आसमान ऐसा दिखेगा। ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये सारी चीजें क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। आपको हमें गैलेक्सी दिखती है आसमान में हमें कुछ इस तरीके से, इसलिए हमने इसका नाम रखा आकाश गंगा। पहले के टाइम पे लोगों ने रखा था, ये ऐसा लगता है कि ये गंगा आकाश में गंगा की नदी, गंगा नदी की तरह कोई एक नदी बह रही है ना, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया आकाश गंगा। आज के टाइम पे तो आप देखोगे इतना पॉल्यूशन वगैरह काफी हो गया है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन पहले पोल्यूशन लेवल कम था, तो पहले हमें क्लियरली ऐसा ही आसमान विजिबल होता था। इवन कि आप आज भी जाओगे, जैसे हमारा लद्दाख वाला एरिया है ना, लद्दाख हो गया, इवन कि आप जाओगे जैसलमेर चले जाओगे या फिर रन ऑफ कच्छ चले जाओगे, तो वहां पे आपको अभी भी आज भी इस टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी रात के टाइम पे, है ना। तो अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाना वहां पे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो भाई, सोलर सिस्टम ये रहा हमारा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारा सन। सन हो गया हमारा, ठीक है। सन, सन के बाद पहला प्लेनेट कौन सा है, मरक्यूरी, ये रहा। फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, है ना। मैंने बताया मार्स और जुपिटर के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलती है यहाँ पे। एक हमें और बेल्ट देखने को मिलती है जो मोस्टली हमारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं इसी में मिलते हैं इन दोनों के बीच में, इसलिए हमने इसको कह दिया एक बेल्ट टाइप है, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, इसके बाद है हमारा जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा हमें एक और इसके बाद में देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं कुपर बेल्ट, जिसके अंदर आपने देखा होगा प्लूटो है हमारा, वो हमें कुपर बेल्ट में देखने को मिलता है। पहले के टाइम में, जब आपको पता होना चाहिए 2006 से पहले प्लूटो को हम एक प्रॉपर प्लैनेट मानते थे, लेकिन 2006 में क्या हुआ, आईएयू ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या करा कि प्लूटो को एक प्लेनेट की कैटेगरी से हटा के डॉर्फ प्लेनेट की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है इंस्टाग्राम पे, अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप देख सकते हो, वहां पे मैंने अच्छे से 4-5 कंडीशन है, 3-4 कंडीशन थी, जिसमें से प्लूटो एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको प्लेनेट की कैटेगरी से हटा के हमने डॉर्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, तो ये है हमारे प्लैनेट्स, आपको सीरीज में याद होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, देखो ये जो आपको पहले 4 प्लैनेट दिख रहे हैं ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं, इन 4 प्लैनेट्स को हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। एक मिनट, इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है, इन चारों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इनको हम कहते हैं गैस जाइंट्स या फिर आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, गैस जाइंट्स कहेंगे इन 4 प्लैनेट्स को, बाद वाले चारों को। और इन जो पहले 4 हैं इनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, रॉकी प्लैनेट्स कहेंगे इनको हम, या फिर हम इनको कहेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, है ना। रॉकी प्लैनेट्स हो गया, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए, इसके अलावा इनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स। और देखो क्योंकि ये रॉक्स के बने हैं मेनली, है ना। और जो बाकी के हैं इसको हम कहते हैं गैस जाइंट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स, और इसके अलावा आउटर प्लैनेट्स भी, क्योंकि हमारे सन से आप देखोगे तो बाहर की तरफ है ना 4 प्लैनेट्स, तो इसलिए। ठीक है, और तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो आपको पता होनी चाहिए। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारा सन की तरफ। सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम बात कर लेते हैं। सन क्या है, एक हमारा स्टार है, आपको पता होना चाहिए। और देखो सन
इज द स्टार ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का तारा है, स्टार है ना, मैंने बताया आपको। और हमारा जो भी सोलर सिस्टम है उसका 99.9% लगभग 99.9% मास कहाँ पे है, हमारे सोलर सिस्टम का सन के अंदर ही है। इतना बड़ा है हमारा सन, है ना। और इसका टेम्परेचर देखोगे आप, और डेंसिटी देखोगे, बहुत ज्यादा है इसकी। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। क्या होता है, मैं आपसे कहा था ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, चार हमारे हाइड्रोजन के जो एटम है ना, चार हमारे हाइड्रोजन के एटम रिएक्ट करके मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। हीलियम में कन्वर्ट होंगे जब, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, बहुत सारी हीट निकलेगी, प्लस में लाइट निकलेगी, जिसकी वजह से वो ऐसा एक नहीं, रेगुलरली हो रहा है, मतलब कि आप लगा लो अनगिनत बार हो रहा है ना, जिसको हम गिन नहीं सकते। और कंटिन्यूसली हो रहा है, रुक नहीं रहा। इसलिए आप देखोगे इतनी ज्यादा हीट और लाइट आ रही है हमारे सन से, अर्थ के पास, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में आसपास फैल रही है। और ये सिर्फ हमारे सन में नहीं, जितने भी स्टार्स हैं सब में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है फ्यूजन, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, जो सन के अंदर हो रहा है वो होता है फ्यूजन। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, और देखो बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है और रेडिएटेड इनटू द स्पेस, स्पेस के अंदर आ रही है। कैसे आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से, रेडिएशन की वजह से। और लाइट भी आ रही है, ठीक है, विजिबल लाइट आ रही है हमारे। देखो हम अर्थ के ऊपर जो लाइट आती है, दिन होता है, किसकी वजह से होता है, सन की वजह से। जहाँ पे लाइट नहीं आ पाती वहां पे रात हो जाती है अर्थ पे, है ना। तो ऐसे ही तो होता है डे और नाइट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपको हाइड्रोजन भी मिलता है, हीलियम भी मिलता है। इसके अलावा इससे काफी बड़े बड़े एलिमेंट्स, हैवी हैवी एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं बहुत सारे सन के अंदर, सन के स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। और इसको हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका फादर माना जाता है। फादर या फिर हेड ऑफ अवर सोलर सिस्टम इज द सन, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, कुछ फैक्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए। हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ से अगर पूछा जाए सन कितना बड़ा है, तो 109 टाइम्स बिगर है, 109 टाइम्स बिगर देन अवर। ठीक है, हमारी अर्थ से 109 गुना ज्यादा बड़ा है हमारा सन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, चलो और क्या कह रहा है। और देखो भाई, और है द टेम्परेचर ऑफ द सन एट कोरोना इज, अगर अब मैं बात करूं अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर की बात करूं, तो उसका जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अगर मैं सन के, ये जो सन का जो आपको टेम्परेचर दिख रहा है 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हमारी अर्थ के कोर का है। मतलब कि हमारे अर्थ का जो सेंटर है उसका टेम्परेचर है अंदर से 6000 डिग्री सेल्सियस। और आपको सन का जो एटमोस्फेयर है उसी का ही 6000 डिग्री सेल्सियस है। कोरोना इज द एटमोस्फेयर ऑफ द सन। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। और एट सेंटर, अगर मैं सन के सेंटर की बात करूं तो देखो कितना हो गया ये आपका हो गया 20 लाख डिग्री सेल्सियस। अप्रोक्स नापा किसी ने नहीं है, ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, अप्रोक्स है। तो आपको ऐसे ही याद रखनी है, लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस क्या है, इतना टेम्परेचर है सन के सेंटर का। और एटमोस्फेयर का ही 6000 डिग्री सेल्सियस। सोचो कोई जाएगा भी सन के पास तो वो तो ऐसे ही भस्म हो जाएगा, जी ही नहीं पाएगा, कोई रह ही नहीं सकता, इतना है। और जैसे आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो सन का चारों तरफ लगाती है, जितने भी प्लैनेट्स हैं अपनी पोजीशन, अपनी रोटेशन पे, वो अपनी पोजीशन पे भी रोटेट करते हैं, मतलब अपनी पोजीशन पे भी घूमते हैं और सन के चारों तरफ भी घूमते हैं। देखो जब वो अपनी पोजीशन पे घूमेंगे, है ना, पोजीशन पे, इसको हम कहते हैं एक्सिस, अपनी एक्सिस पे घूमते हैं तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। लेकिन जब वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं, अराउंड सन्स अराउंड घूमते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। दोनों को डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब कोई भी प्लैनेट्स या, ठीक है, प्लैनेट्स हो गए जो, या फिर हमारे एस्ट्रॉइड्स हो गए, वो जब सन के चारों तरफ घूमेंगे, है ना, हमने ऊपर देखा, आपको मैं बताता हूँ, देखो फोटो दिखाता हूँ ऊपर, ये देखे थे प्लैनेट्स, ये देखो, सपोज करो जुपिटर है, ऐसे घूम रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है ऐसे, है ना, और अपनी पोजीशन पे भी इस रोटेट कर रहा है। जब ये सन के चारों तरफ घूमता है, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। और अब ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, अपनी पोजीशन पे घूम रहा है खड़ा होके, है ना, उसको हम कहते हैं रोटेशन। सारे प्लैनेट्स करते हैं हमारे, ठीक है, रेवोल्यूशन भी और रोटेशन भी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम, ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम मरकरी के ऊपर। ठीक है,
अब हम प्लैनेट्स के ऊपर आ गए हैं, एक एक करके हम प्लैनेट्स को देखेंगे और फिर हमारे चैप्टर खत्म कर देंगे। देखो मरकरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, फोटो देखो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है मरकरी टेलीस्कोप से। और नियरेस्ट प्लैनेट है ना। नियरेस्ट का मतलब सबसे पास है। अगर मैं आपसे सीरीज में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या आता है, मरकरी आएगा, यहाँ पे सन है सपोज करो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं हमें, तो आपको सीरीज में ही याद होनी चाहिए जैसे मैंने आपको लिख के बताई। तो सबसे पहले क्या आया, मरकरी आया। ठीक है, तो मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। नियरेस्ट प्लेनेट है ना, और इसको जो रेवोल्यूशन में 88 डेज लगते हैं, मतलब कि सन का चक्कर लगाने में इसको 88 डेज लग रहे हैं। और फास्टेस्ट प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ मोशन, बहुत तेज तेज घूमता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्विफ्ट प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्विफ्ट प्लेनेट किसको बोला जाता है, मरकरी को बोला जाता है। ठीक है, और इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट का मतलब देखो, सैटेलाइट भी दो तरीके की होती है। सैटेलाइट हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है जिनको हम भेजते हैं। आपने देखा होगा हर कंट्री अपनी अपनी रॉकेट में लॉन्च करके, रॉकेट में लगा के ऊपर लॉन्च करती है सैटेलाइट को, फिर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर जाती है, घूमती रहती है ना। जिससे हमारा इंटरनेट चलता है, हमारी रिमोट सेंसिंग होती है, हमारी काफी चीजें होती हैं, हम पता लगा पाते हैं। तो ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स होती है जो पहले से ही नेचर ने बनाई है, जैसे कि हमारा मून है ना। हमारा मून क्या है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब ये सारी चीजें क्या करती है, ये इस प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है। मून क्या है, चांद, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में चांद। चांद मतलब मून। ये मून क्या है, हमारा अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अपनी पोजीशन पे भी रोटेट करता है और अर्थ के चारों तरफ रेवोल्यूशन करता है। जैसे कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रेवोल्यूट करते हैं, ऐसे ही जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ रोटेट करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद मैंने बता दिया, इसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और देर इज नो चांसेस ऑफ लाइफ इन मरकरी, मरकरी के ऊपर कोई चांस ही नहीं है लाइफ होने का। क्यों? क्योंकि सन के इतनी पास है, पता है सन से इतनी ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है, इतनी हीट आ रही है, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी लाइफ। इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज और याद करने की है, जो मरकरी है हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। सन के पास होते हुए भी सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस है। बात करते हैं अभी उसके बारे में। ठीक है, आ जाते हैं वीनस पे। देखो, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, अगर मैं बात करूं हमारे, बहुत ज्यादा चमकता है। वीनस के ऊपर आपको ऐसी गैसेस भी मिलेंगी जो कि हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे कि CO2 है, मीथेन है, ये सारी चीजें क्या है, सल्फ्यूरिक है। ये सारी चीजें क्या है, ये हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने पास, है ना। तो इस वजह से हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा बन जाता है, वीनस बन जाता है। ठीक है, ये रहा वीनस हमारा। ठीक है, तो याद रखना है। और इसको अर्थ का ट्विन कहते हैं क्योंकि साइज और शेप में लगभग अर्थ की तरह है। उसका रेवोल्यूशन पीरियड जो आपको पता होना चाहिए, 225 डेज इसका रेवोल्यूशन, मतलब कि अर्थ वो सन के चारों तरफ इसको 225 डेज लगते हैं घूमने में। ठीक है, और इसके एटमॉस्फेयर में 97% क्या है, CO2 है। CO2 क्या है, एक हमारी एक वार्म गैस है ना, आपको पता होना चाहिए वार्म गैस है। तो जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। हॉटेस्ट प्लेनेट है, मैंने आपको बताया, टेम्परेचर देखो 475 डिग्री सेल्सियस, सोचो कितना गर्म है, लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे। और दिस प्लैनेट कंटेन्स, यहाँ पे आपको देखो मैंने बताया सल्फ्यूरिक गैस मिलेगी है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा, इसके क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राइट है और गर्म भी है। तो जब रात होती है, मतलब आप अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ में अगर जब हम देखते हैं तो जब सुबह होती है तो सबसे पहले हमें चमकता हुआ कौन सा तारा दिखाई देगा, मॉर्निंग में वीनस। और इवनिंग में भी, शाम को भी वीनस सबसे चमकता हुआ तारा। तारा इन द सेंस हम नॉर्मली भाषा में तारा कह देते हैं, हालांकि वो तारा नहीं होता, वो प्लैनेट्स होते हैं, वीनस होता है। ठीक है, सबसे सबसे ज्यादा सबसे पहले हमें आसमान में क्या, सन दिखेगा चमकता हुआ, उसके बाद मून दिखता है, और मून के बाद हमें क्या दिखता है, वीनस दिखता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वीनस के बाद फिर जुपिटर दिखता है, फिर सैटर्न दिखता है। अब आ जाते हैं हम हमारी दुनिया के ऊपर, जिसको हम कहते हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ देख लो भाई। अर्थ का और सन का डिस्टेंस कितना है, लगभग आप लगा लो 150 मिलियन किलोमीटर। अप्रोक्स की बात करूँ तो आप करोड़ में निकालोगे तो इतना ही पहुंच गया, 14.96 करोड़ किलोमीटर, है ना। ये अगर नॉर्मली हम कहते हैं 150 मिलियन किलोमीटर, ये डिस्टेंस है हमारी सन का और अर्थ का, पता होना चाहिए आपको। और हमारी अर्थ के ऊपर आप देखोगे ब्लू ब्लू है,
है ना, ब्लू ब्लू है। ये ब्लू क्या है, 71% हमारा वाटर और बाकी का बचा हुआ क्या है, लैंड वाला पार्ट है हमारा, देखो लैंड है ना, कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट, और ओशनिक वाला पार्ट है 71% अराउंड। और अगर मैं बात करूं इसके रेवोल्यूशन पीरियड की, अर्थ के, तो रेवोल्यूशन पीरियड है अर्थ का 365 डेज एंड 3/4 ऑफ द डे, है ना, मतलब कि एक, आप लगा सकते हो 3/4 ऑफ द डे प्लस 365 डेज। तभी आप देखोगे हर 4 साल में हमारे पास क्या होता है, एक दिन ऐड हो जाता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। आपने देखा होगा कि हम जो अर्थ होती है हमारी, हर 4 साल बाद उसमें फेब्रुवरी जो है 29 डेज का होता है ना, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। वो एक दिन कैसे आ रहा है, जो एक्स्ट्रा एक दिन बच रहा है, ये यही यहाँ पे 3/4 नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 1/4। ठीक है, तो ये मैं आपको चलो चेंज करके बता दूंगा, 365 डेज एंड 1/4 ऑफ अ डे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हर 4 साल में जब ये 1/4 1/4 1/4 1/4 मिलेगा, और जाके क्या होगा, 4 साल बाद एक पूरा दिन बन जाएगा, इसलिए हम उसको फेब्रुवरी, आप देखोगे 29 डेज का आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, और इसके बाद आपको इसकी रेवोल्यूशन की स्पीड से पूछी जाए, तो लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। एक सेकंड में अर्थ हमारी 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। सोचो आप, आपको पता भी नहीं चल रहा, इतने में हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो अर्थ सोचो एक सेकंड में 30 किलोमीटर आगे निकल गई सन के चक्कर काटने में, है ना। और रोटेशन की बात करते हैं, मतलब रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे कितनी तेज घूमती है या कितना टाइम कवर करती है, तो 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट आपको देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट है ना, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और सबसे नीचा डीपेस्ट पॉइंट है मेरियाना ट्रेंच, जो कि आपका पैसिफिक ओशन में है। तो ये आपको इनके मीटर भी याद होने चाहिए, 8848 अप्रॉक्स। और ये हालांकि ऐसा कहते हैं माउंट एवरेस्ट तो हर साल 2-2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, वो बात करेंगे जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे कि क्यों बढ़ रहा है, वो तब बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सन से, और जो सन से अगर हीट निकलती है, लाइट निकलती है, कितनी देर में आती है, अगर सोचो कि ये सन है, ये है हमारी अर्थ, यहाँ से अगर मैं हीट छोड़ूं या लाइट छोड़ूं, कितनी देर में अर्थ के पास आएगी, तो लगभग 8 मिनट 18 सेकंड में। ठीक है, अप्रोक्स आपको 8 मिनट याद रखना है, 8 मिनट 16 सेकंड दिख जाए या 8 मिनट 18 सेकंड दिख जाए, तो वहां पे आपको आंसर पे टिक लगा देना है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए अर्थ के बारे में। अब हम अगले प्लेनेट पे आ जाते हैं, हमारे मार्स के ऊपर। देखो भाई, मार्स को हम कहते हैं, लाल कलर का दिख रहा है, और हम उससे पहले अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली ब्लू कलर का दिखता है पानी की वजह से। ठीक है, और मार्स को कहते हैं रेड प्लेनेट। क्यों, इसकी जो सॉइल है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, आयरन ऑक्साइड। ये देखो आयरन ऑक्साइड मिलता है इसकी सॉइल में, आयरन ऑक्साइड का मतलब रस्ट, जिसको हम जंग कहते हैं ना, वो। ठीक है, और रेड सॉइल होती है इस वजह से रेडिश कलर की देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको कहते हैं रेड प्लेनेट। इसके अंदर हमें सरफेस पे हमें बिग डेजर्ट देखने को मिलता है, रेगिस्तान, है ना, बड़े बड़े। और इसके जो एटमॉस्फेयर है मार्स का, इसके अंदर हमें CO2 देखने को मिलेगा, NO2 दिखेगा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका इनर्ट गैसेस, बहुत सारी गरम गरम गैसेस दिखने को मिलती है ना। और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जो मार्स है हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो हमारा मरकरी सबसे छोटा है, सेकंड स्मॉलेस्ट है हमारा कौन सा, मार्स, उसके बाद है हमारा वीनस, उसके बाद है अर्थ, है ना। तो ऐसे आपको ये याद होना चाहिए सीरीज में। सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। ठीक है, इसके सबसे बड़ा जुपिटर है। फिर उसके उसके बाद चलो मैं छोटे से बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये आप लोगों के असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद नेपच्यून है हमारा, नेपच्यून के बाद हमारा यूरेनस है, फिर हमारा सैटर्न है, और फिर हमारा जुपिटर है। तो ये आपको सीरीज भी याद होनी चाहिए, सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना चाहिए। अब इसके बाद देखो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ और सन का मार्स देखो कितना है। ये आपका लगभग आपको पड़ेगा, कितना पड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग लगभग आपको लगा लो 5 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा, है ना, 5.5 किलोमीटर आप मान के चलो, 5.5 किलोमीटर अप्रोक्स, कितना इतना दूर है हमारे अर्थ से मार्स। वेदर यहाँ का कोल्ड ठंडा वेदर है, और इसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जैसे हमारी अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून, है ना, इसके पास है दो, जिसका नाम है डेमोस एंड फोबोस, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम आ जाते हैं जुपिटर के ऊपर। जुपिटर में देखो क्या है, ये बिगेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया हमारे सोलर सिस्टम का। और इसके एटमॉस्फेयर में आपको मीथेन गैस मिलेगी,
अमोनिया मिलेगी और हाइड्रोजन मिलेगी। ठीक है, हमारा आप देखोगे हाइड्रोजन आपको हर जगह दिखेगी। हाइड्रोजन आपको अर्थ पे भी दिखती है, आपको हर जगह हाइड्रोजन दिखेगी, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है मेनली किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, अर्थ नहीं सॉरी, यूनिवर्स है हाइड्रोजन से बना है। और जुपिटर इज 11 टाइम्स हैवियर देन अवर अर्थ, है ना, हमारे अर्थ से 11 गुना बड़ा है। मतलब कि एक जुपिटर के अंदर हमारी 11 अर्थ आ जाएंगे, आप लगा सकते हो। और इट कंटेन्स 79 नेचुरल सैटेलाइट्स। पहले इसमें 63 थी, अब 79 हो चुकी है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे है। मतलब कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा तो सैटर्न में मिलेंगे आपको, लेकिन सेकंड नंबर पे जुपिटर में है। और टेम्परेचर इसका -123 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। और इसको इसके अंदर आपको देखो, ये देखो फोटो में देखो, ये आपको एक डॉट सा दिखता है, इसको हम कहते हैं जाइंट रेड स्पॉट। इसके अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा जाइंट रेड स्पॉट। और ये बिगेस्ट इसकी सैटेलाइट, इसके अंदर भी हमने पढ़ा 79 सैटेलाइट है, तो सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, उसका नाम है गैनेमेडे। गैनीमेड जो है हमारी, वो पूरे सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी है। पर किसकी सैटेलाइट है वो जुपिटर की सैटेलाइट है, सबसे बड़े वाले प्लेनेट की सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेड। और हमारे पूरे सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेड। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड गैनीमेड इज ऑल्सो द बिगेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इतना आपको जुपिटर के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आगे मूव करते हैं सैटर्न पे। देखो भाई, ये आपको सैटर्न दिखेगा कुछ इस तरीके का, काफी ब्यूटीफुल प्लेनेट देखने को मिलता है। ये देखो, ये आपको जो रिंग्स दिख रही हैं, ये रिंग्स क्या होती हैं, ये होते हैं इनके सैटेलाइट्स। ये भी मूव करते हैं, सैटेलाइट्स मूव करती है, तो हमें कुछ रिंग शेप की दिखती है। और एक चीज और आपको बताता हूँ, जो भी हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं, मतलब आउटर प्लैनेट्स, सबके पास रिंग्स हैं, है ना, ये भी याद रखना। लेकिन जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, मार्स और अर्थ, इनके पास कोई भी रिंग नहीं है। रिंग सारी की सारी हमारी चार जो प्लैनेट्स है, जोवियन प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, इनके पास है। ठीक है, अब देखो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सैटर्न कंटेन 7 रिंग्स, 7 रिंग्स हैं। 82 नेचुरल मून, जो कि सबसे ज्यादा नंबर है ना, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स किसके पास है, सैटर्न के पास। और सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सैटर्न है। और इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन। इसका आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा टाइटन की एक ब्रांड है, न्यू, है ना, एक न्यू नहीं, बहुत पुराना ब्रांड है वॉच का, रिस्ट वॉच बनाता है, क्या नाम है उसका, टाइटन। तो टाइटन जो वर्ड कहाँ से लिया उन्होंने, ये है हमारा सैटर्न है, इसका जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है टाइटन, उसकी उसका नाम लिया है टाइटन। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज गैलेक्सी लाइक प्लेनेट। क्यों, आप देखोगे काफी सारे, सबसे ज्यादा इसके अंदर वो है नेचुरल सैटेलाइट्स, तो एक तरह से पूरा गैलेक्सी बन गया है ना। गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो वही आप समझो कि एक प्लेनेट है, उसके अंदर बहुत सारे मून्स हैं, तो एक तरह से गैलेक्सी टाइप नहीं बन गया, काफी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है इसको गैलेक्सी लाइक प्लेनेट। और सैटर्न हैज द लीस्ट डेंसिटी। अगर देखो डेंसिटी आपसे पूछे, लीस्ट सबसे कम किसकी है, सैटर्न की। लेकिन आपसे पूछे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, तो वो है हमारे अर्थ की। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में हाईएस्ट डेंसिटी है हमारे अर्थ की, लीस्ट डेंसिटी है सैटर्न की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर देखो इसका -178 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि काफी दूर हो जाता है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सन से, हीट कम आएगी, लाइट कम आएगी, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में आपको देखने को मिलेगा। जुपिटर का भी माइनस में था, है ना, सैटर्न का भी माइनस में है। और इसके रेवोल्यूशन में इसको लगते हैं लगभग 30 साल, अप्रोक्स 30 साल, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 29.5 ईयर्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है जिसको हम अर्थ से ऐसे ही देख सकते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, मतलब नेकेड आइज से। नेकेड आइज का मतलब ऐसे नॉर्मली आंखों से, है ना, खुली आंखों से हम आसमान में देखेंगे तो आखिरी प्लेनेट है जो हमें ऐसे दिख जाता है। इसके बाद काफी दूर हो जाते हैं प्लैनेट्स, वो हमें नहीं दिख पाते। जैसे इसके बाद यूरेनस आ गया, फिर हमारा नेपच्यून आ गया, है ना, तो ये हमारे प्लैनेट्स हमें नहीं दिख पाते, इनके लिए हमें अलग से एक स्पेशल टेलीस्कोप लेना पड़ता है, उससे हमें दिख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है आखिरी प्लेनेट कौन सा है जो हमें नेकेड आई से दिखता है, तो वो है सैटर्न। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मूव करते हैं आगे यूरेनस के ऊपर। देखो इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से बोला जाता है, लगभग ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। और इसके पास 5 रिंग्स हैं, है ना। और दीज 5 रिंग्स का नाम है अल्फा, बेटा, गामा, थीटा एंड एप्लिसॉन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पांचों के पांचों आपको रिंग्स के नाम पता होना चाहिए। और इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको किया था विलियम हेर्शल ने। और कब किया था, 13 मार्च 1781 को। तो ये भी आपको डेट पता होना चाहिए, और साइंटिस्ट का नाम भी पता होना चाहिए। और ये मेनली गैसेस का बना है। गैसेस के तो सारे जितने भी हम ये देखेंगे ना, गैस जाइंट्स हमने देखे, सारे गैस के बने जाते हैं। पहले वाले रॉक के बने हैं,
इनके अंदर गैस भी है, रॉक भी है, और बाकी चीजें भी है ना। गैस, मेनली गैस है। गैस एंड अ सॉलिड कोर ऑफ रॉक, रॉक भी मिलेगी, मेटल भी मिलेगी, है ना। याद रखना है। सन से कितना दूर है? 2.8 बिलियन किलोमीटर अवे। तो ये आपको डेट याद रखनी है। 2.8 बिलियन किलोमीटर अवे, सोचो कितना दूर है सन से। हीट नहीं पहुंच पाती, लाइट नहीं पहुंच पाती। जब हीट नहीं पहुंचेगी तो इसलिए इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, -216 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट मैंने आपको सीरीज में लिखवाया था, याद है? अभी लिख के दिखाया था। हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट है। और प्राइमरी कंपोजिशन किससे बना है? मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये आपको देखना पड़ेगा, पूरा यूनिवर्स हमारा हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है। और मोर आइसिस मिलेंगे आपको, वाटर मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, मीथेन मिलेगा, ये। और सल्फर की वजह से हमें लगभग ग्रीन कलर का दिखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। इसको, हमारे यूरेनस। ठीक है, तो इतना आपको यूरेनस के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लास्ट प्लेनेट पे, जिसका नाम है नेपच्यून। देखो भाई, रेवोल्यूशन टाइम है इसका 165 ईयर्स, मतलब कि सन के चारों तरफ कितनी देर में चक्कर लगाता है, पूरा एक कंप्लीट करता है, 165 ईयर्स। और डिस्टेंस अगर देखा जाए सन से कितना है, तो 4.95 बिलियन किलोमीटर अवे, है ना। और एट्थ नंबर पे आता है, और फार्थ है, सबसे दूर प्लेनेट है हमारे सन से, है ना। एट्थ नंबर पर सबसे दूर है। और वन डे ऑन नेपच्यून टेक्स अबाउट 16 आवर्स, मतलब कि इसको एक, हमारी अर्थ का एक दिन किसके बराबर है? 16 आवर्स के बराबर है नेपच्यून के। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? नेपच्यून जो है, इतना टाइम लगता है उसको वो होने में, हमारी अर्थ का एक दिन में। टेम्परेचर भी इसमें माइनस में मिलेगा, -214 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। और इसके अंदर आपको हाइड्रोजन दिखेगा, हीलियम दिखेगा, और मिथेन, वाटर, अमोनिया दिखेगा। और इसलिए सबसे दूर है, इसी वजह से इसको कोल्डेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है हमारे सोलर सिस्टम का। पूछेगा कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गए हमारे नेपच्यून। अब हम और देख लेते हैं और क्या है। ये देखो, ये मैंने फोटो वगैरह आपको दिखा रखी है लगा के, थोड़ा सन है और बाकी प्लैनेट्स हैं। इस तरीके का देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी लाइट आती है, जो भी हीट आती है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, कहाँ से आती है? सन से आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वो कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जैसे क्या? जो हमारा जुपिटर और सैटर्न है, ये सबसे बड़े जो प्लैनेट है हमारे, इनको गैस जाइंट्स बोला जाता है ना। क्योंकि किसके बने? हाइड्रोजन के, हीलियम के बने हैं मेनली। ये देखो, ये रहा हमारा जुपिटर, ये रहा हमारा सैटर्न, है ना। इससे पहले के चार प्लैनेट्स को क्या बोला जाएगा? इनर प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट्स, है ना, ये सब बोले जाता है। और इनके बाकी के चारों को, ये वाले चार, वो प्लूटो है। प्लूटो और डॉर्फ प्लैनेट है, वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता, वो डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। तो इन चारों को बोला जाएगा आउटर प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स, या फिर गैस जाइंट्स। चारों के लिए भी यूज कर लेते हैं हम। ठीक है। और यूरेनस और नेपच्यून जो है, ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है। किसके बने हैं? आइस जाइंट्स कहा जाता है इनको, क्योंकि मेनली आइस के बने हैं, है ना। इनके ये गैस के बने हैं दो, और वो वाले आइस के बने हैं। और वाटर, अमोनिया और मिथेन आपको देखने को मिलेगी यूरेनस और नेपच्यून में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इनके रेवोल्यूशन पीरियड, है ना। किन दिन का कितना है? मरकरी का मैंने आपको बताया 88 डेज, वीनस का 225 डेज, अर्थ का है 365 डेज, है ना। मतलब सन के चारों तरफ कितने टाइम में चक्कर लगाते हैं, पूरा एक कंप्लीट करते हैं चक्कर। मार्स का है 687 डेज, जुपिटर का 12 ईयर्स, सैटर्न का 29 ईयर्स अप्रॉक्स, यूरेनस का 84, और नेपच्यून का 165 ईयर्स। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। और अब मून्स देख लेते हैं, किसके पास कितने मून्स हैं। ये देखो भाई, अर्थ के पास तो एक ही है। आपको पता है अर्थ के पास एक है, जिसको हम चांद कहते हैं, है ना। देखो, नेचुरल सैटेलाइट्स को, जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स है, इनको आप मून भी कह सकते हो। मून्स कहेंगे तो आप ऐसे मत समझना कि मून्स की बात कर रहे हैं तो चांद ही है, नहीं। मून का मतलब है नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है। देखो, मरकरी के पास 0 मून, वीनस के पास 0 मून, अर्थ के पास एक, मार्स के पास दो, जुपिटर के पास 95, सैटर्न के पास 146, यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 14। तो ये आपको सीरीज में याद रखने हैं। सबसे ज्यादा किसके पास है? सैटर्न के पास है, 146 के अराउंड, है ना। ये सारे अप्रोक्सी होते हैं, क्योंकि पता है बहुत सी चीजें हमें धीरे धीरे नई नई चीजें मिलती रहती हैं। साइंटिस्ट डालते रहते हैं, तो अपडेट होते रहते हैं। ऊपर आप देखोगे, ऊपर आपको अलग फिगर दिखेगी, तो ये वाली जो फिगर है, ये एकदम करेक्ट फिगर है। तो ये वाली फिगर आप यूज करना। ठीक है।
और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, चलो देखो, फिर हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है प्लैनेट्स वाला। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। स्मॉलेस्ट मरकरी। नियरेस्ट कौन सा है सन के? तो मरकरी। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून, है ना। और हमारे अर्थ के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? वीनस है, पता होना चाहिए। ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी वीनस है और हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस है। और ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है सन के बाद? तो सीरियस है, मैंने आपको बताया स्टार की बात करें। और ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स या फिर मून्स हैं? तो सैटर्न है। कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून सबसे दूर है। हॉटेस्ट प्लैनेट मैंने बताया वीनस है, क्योंकि उसके पास, उसका एटमॉस्फेयर में ऐसी ऐसी गैसेज है जो उसको गर्म रखती हैं। और हैवीएस्ट प्लैनेट सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं। बिगेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम किसकी है? जुपिटर की सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमेड, मैंने आपको बताया। और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है डेमोस, ये किसकी है? मार्स की है डेमोस, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ब्लू प्लैनेट्स किसको कहा जाता है? अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। ये देखो, अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। मॉर्निंग या इवनिंग स्टार वीनस को। अर्थ का ट्विन भी वीनस को। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को। और प्लैनेट विद अ बिग रेड स्पॉट जुपिटर, मैंने आपको दिखाया था, है ना। जुपिटर के ऊपर एक बिग कलर का रेड स्पॉट है। और लॉर्ड ऑफ द हेवेंस, ये भी जुपिटर को कहा जाता है। ये हम इसके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि लॉर्ड ऑफ द हेवेंस किसको कहा जाता है? तो जुपिटर को कहा जाता है, याद रखना। ग्रेटेस्ट ड्यूरिनल टेम्परेचर किसका है? सबसे ज्यादा जो दिन में चेंज होता है, पूरे एक दिन में टेम्परेचर में डिफरेंस कौन से प्लेनेट के बीच में आता है? तो मरकरी के में आता है। जैसे कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो जो डिफरेंस आ गया किसमें आता है? मरकरी के में आता है। मार्स के दो सैटेलाइट का नाम पता होना चाहिए, डेमोस एंड फोबोस। ठीक है। और हमारे सोलर सिस्टम का फादर किसको कहा जाता है? सन को कहा जाता है। गैस जायंट प्लैनेट किसको कहा जाता है? जुपिटर एंड सैटर्न, दोनों को कहा जाता है गैस जायंट। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, इसलिए जुपिटर का नाम रखा है। और प्लैनेट हैज लेस डेंसिटी, सैटर्न। और ग्रेटेस्ट डेंसिटी, अर्थ। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी मतलब। डायमीटर ऑफ द मून कितना है? वन फोर्थ ऑफ द अर्थ। अर्थ है, और इसका अर्थ देखा जाए, अर्थ ये पूरी है ना। सपोज करो एक है, तो वन फोर्थ क्या है? हमारा मून है। मून हमारा अर्थ से वन फोर्थ है, मतलब कि 25% है। तो ये आप लगा सकते हो, ठीक है। और सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ किसको? वीनस को कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसको ट्विन भी कहा जाता है या फिर सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है वीनस को, क्योंकि ये साइज और शेप में लगभग अर्थ की तरह ही है। ठीक है। और प्लैनेट इज अंडर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंटिस्ट मार्स। हम कहते हैं ना, मार्स पे हमने पानी ढूंढ लिया है। अब यहाँ पे हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि हम शिफ्ट कर पाए मार्स पे। अर्थ पे इतनी पोल्यूशन हो रहा है, काफी चीजें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो आने वाले टाइम में आप देखना जरूर कि हम लोग मार्स पे शिफ्ट भी हो जाएंगे। आज से आप 100 सालों बाद तो नहीं, हजारों सालों के अंदर अंदर हम मार्स पे लोग जाने लगेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और प्लैनेट्स हैविंग रिंग अराउंड इट, कौन कौन से प्लैनेट के पास रिंग है? मैंने आपको बताया जितने भी हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं, है ना, आउटर प्लैनेट्स है, सबके पास रिंग है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। तो ये आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। इसी के साथ हमारा जो सोलर सिस्टम वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा और आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर आपसे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।